डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति रहे। वे भारतीय संस्कृति के संवाहक, प्रख्यात शिक्षाविद और महान दार्शनिक और एक आस्थावान हिंदू विचारक थे। उनके इन्हीं गुणों के कारण सन 1954 में भारत सरकार ने उन्हें सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया। उनका जन्म 5 सितंबर भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के चित्तूर जिले के तिरुतनी ग्राम के एक तेलुगु भाषी ब्राह्मण परिवार में 5 सितंबर 1888 को हुआ। तिरुतनी ग्राम चेन्नई से लगभग 84 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और 1960 तक आंध्र प्रदेश में था और वर्तमान में तमिलनाडु के तिरुवल्लुवर जिले में पड़ता है। उनका जन्म स्थान भी एक पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में विख्यात रहा। राधाकृष्णन के पुरखे पहले कभी सर्वपल्ली नामक ग्राम में रहते थे। इसी कारण उनके परिजन अपने नाम के पहले सर्वपल्ली लगाने लगे। वे एक निर्धन किंतु विद्वान ब्राह्मण की संतान थे। उनके पिता का नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी और माता का नाम सीताम्मा था। उनके पिता राजस्व विभाग में काम करते थे। उन पर बहुत बड़े परिवार के भरण पोषण का दायित्व था। वीरास्वामी के 5 पुत्र और एक पुत्री थी। राधाकृष्णन का स्थान इन संततियों में दूसरा था। उनके पिता काफी कठिनाई के साथ परिवार का निर्वहन कर रहे थे। इस कारण बालक राधाकृष्णन को बचपन में कोई विशेष सुख प्राप्त नहीं हुआ। राधाकृष्णन का बाल्यकाल तिरुतनी एवं तिरुपति जैसे धार्मिक स्थलों पर ही व्यतीत हुआ। उनके पिता पुराने विचारों के थे और उनमें धार्मिक भावनाएं थीं। इसके बावजूद उन्होंने राधाकृष्णन को क्रिश्चियन मिशनरी संस्थान लूथरन मिशन स्कूल तिरुपति में विद्या अध्ययन के लिए भेजा। फिर अगले 4 वर्ष 1900 से 1904 में उनकी शिक्षा वेल्लूर में हुई। इसके बाद उन्होंने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज मद्रास में शिक्षा प्राप्त की। वे बचपन से ही मेधावी छात्र थे। इन 12 वर्षों के अध्ययन काल में राधाकृष्णन ने बाइबल के महत्वपूर्ण अंश भी याद कर लिए। इसके लिए उन्हें विशिष्ट योग्यता का सम्मान प्रदान किया गया। इस उम्र में उन्होंने स्वामी विवेकानंद और अन्य महान विचारकों का अध्ययन किया। उन्होंने सन 1902 में मैट्रिक स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण की और उन्हें छात्रवृत्ति भी प्राप्त हुई। इसके बाद उन्होंने 1905 में कला संकाय परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। उन्हें मनोविज्ञान, इतिहास और गणित विषय में विशेष योग्यता की टिप्पणी भी उच्च प्राप्तांकों के कारण मिली। इसके अलावा क्रिश्चियन कॉलेज मद्रास ने उन्हें छात्रवृत्ति भी दी। दर्शन शास्त्र में एमए करने के पश्चात 1918 में वे मैसूर महाविद्यालय में दर्शन शास्त्र के सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त हुए। बाद में उसी कॉलेज में वे प्राध्यापक भी रहे। डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपने लेखों और भाषणों के माध्यम से विश्व को भारतीय दर्शन शास्त्र से परिचित कराया। सारे विश्व में उनके लेखों की प्रशंसा की गई। उस समय मद्रास के ब्राह्मण परिवार में कम उम्र में ही विवाह संपन्न हो जाता था और राधाकृष्णन भी इसके अपवाद नहीं रहे। 8 मई 1903 को 14 वर्ष की आयु में ही उनका विवाह शिवा कामू के साथ संपन्न हुआ। उस समय उनकी पत्नी की आयु मात्र 10 वर्ष की थी, अतः 3 वर्ष बाद ही उनकी पत्नी ने उनके साथ रहना आरंभ किया। यद्यपि उनकी पत्नी शिवा कामू ने परंपरागत रूप से शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, लेकिन उनका तेलुगु भाषा पर अच्छा अधिकार था। वह अंग्रेजी भाषा भी पढ़ लिख सकती थी। सन 1907 में उन्होंने कला स्नातक की उपाधि प्रथम श्रेणी में प्राप्त की और दर्शन शास्त्र में विशिष्ट योग्यता प्राप्त की। 1908 में राधाकृष्ण दंपत्ति को संतान के रूप में पुत्री की प्राप्ति हुई, जिनका नाम उन्होंने सुमित्रा रखा। शादी के 6 वर्ष बाद ही 1909 में उन्होंने कला में स्नातकोत्तर की परीक्षा भी उत्तीर्ण कर ली। इनका विषय दर्शन शास्त्र ही रहा। उच्च अध्ययन के दौरान वे अपनी निजी आमदनी के लिए बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का काम भी करते रहे। सन 1908 में उन्होंने एमए की उपाधि प्राप्त करने के लिए एक शोध लेख भी लिखा। इस समय उनकी आयु मात्र 20 वर्ष की थी। इससे शास्त्रों के प्रति उनके ज्ञान पिपासा बढ़ी। शीघ्र ही उन्होंने वेदों और उपनिषदों का भी गहन अध्ययन कर लिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने हिंदी और संस्कृत भाषा का भी रुचिपूर्वक अध्ययन किया। शिक्षा का प्रभाव जहाँ प्रत्येक व्यक्ति पर निश्चित रूप से पड़ता है, वहीं शैक्षिक संस्थान की गुणवत्ता भी अपना प्रभाव छोड़ती है। क्रिश्चियन संस्थानों द्वारा उस समय पश्चिमी जीवन मूल्यों को विद्यार्थियों के भीतर काफी गहराई तक स्थापित किया जाता था। यही कारण है कि क्रिश्चियन संस्थानों में अध्ययन करते हुए राधाकृष्ण के जीवन में उच्च गुण समाहित हो चुके थे। लेकिन उसमें एक अन्य परिवर्तन भी आया, जो कि क्रिश्चियन संस्थाओं के कारण ही था। कुछ लोग हिंदुत्ववादी विचारों को हे दृष्टि से देखते थे और उनकी आलोचना करते थे। उनकी आलोचना को डॉक्टर राधाकृष्णन ने चुनौती की तरह लिया और हिंदू शास्त्रों का गहरा अध्ययन करना आरंभ कर दिया। डॉक्टर राधाकृष्णन यह जानना चाहते थे कि वस्तुतः किस संस्कृति के विचारों में चेतना है और किस संस्कृति के विचारों में जड़ता है।
तब स्वाभाविक अंतर्प्रज्ञा द्वारा इस बात पर दृढ़ता से विश्वास करना आरंभ कर दिया कि भारत के दूरस्थ स्थानों पर रहने वाले गरीब तथा अनपढ़ व्यक्ति भी प्राचीन सत्य को जानते हैं। इस कारण राधाकृष्ण ने तुलनात्मक रूप से यह जान लिया था कि भारतीय अध्यात्म काफी समृद्ध है और क्रिश्चियन मिशनरियों द्वारा हिंदुत्व की आलोचनाएं निराधार हैं। इससे उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि भारतीय संस्कृति धर्म, ज्ञान और सत्य पर आधारित है, जो प्राणी को जीवन का सच्चा संदेश देती है। डॉक्टर राधाकृष्ण समूचे विश्व को एक विद्यालय मानते थे। उनका मानना था कि शिक्षा के द्वारा ही मानव मस्तिष्क का सदुपयोग किया जा सकता है, अतः विश्व को एक ही इकाई मानकर शिक्षा का प्रबंधन करना चाहिए। ब्रिटेन के एडनबरा विश्वविद्यालय में दिए अपने भाषण में डॉक्टर राधाकृष्ण ने कहा था कि मानव को एक होना चाहिए। मानव इतिहास का संपूर्ण लक्ष्य मानव जाति की मुक्ति तभी संभव है जब विदेश देशों की नीतियों का आधार पूरे विश्व में शांति की स्थापना का प्रयत्न हो। डॉक्टर राधाकृष्ण अपनी बुद्धि से परिपूर्ण व्याख्याओं, आनंददायी अभिव्यक्तियों और हल्की गुदगुदाने वाली कहानियों से छात्रों को मंत्रमुग्ध कर देते थे। उच्च नैतिक मूल्यों को अपने आचरण में उतारने की प्रेरणा वे अपने छात्रों को भी देते थे। वे जिस भी विषय को पढ़ाते थे, पहले स्वयं उसका गहन अध्ययन करते थे। दर्शन जैसे गंभीर विषय को भी वह अपनी शैली में सरल, रोचक और प्रिय बना देते थे। इसलिए उनके जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। जब डॉक्टर राधाकृष्ण यूरोप एवं अमेरिका प्रवास से पुनः भारत लौटे तो यहाँ के विभिन्न विश्वविद्यालयों ने उन्हें मानद उपाधियां प्रदान कर उनकी विद्वता का सम्मान किया। 1928 की शीत ऋतु में उनकी प्रथम मुलाकात पंडित जवाहरलाल नेहरू से उस समय हुई जब वह कांग्रेस पार्टी के वार्षिक अधिवेशन में सम्मिलित होने के लिए कलकत्ता आए हुए थे। यद्यपि सर्वपल्ली राधाकृष्ण भारतीय शैक्षिक सेवा के सदस्य होने के कारण किसी भी राजनीतिक संभाषण में हिस्सेदारी नहीं कर सकते थे, तथापि उन्होंने इस वर्जना की कोई परवाह नहीं की और भाषण दिया। सन 1929 में उन्हें व्याख्यान देने हेतु मैनचेस्टर विश्वविद्यालय द्वारा आमंत्रित किया गया। उन्होंने मैनचेस्टर और लंदन में कई व्याख्यान दिए। सन 1931 से 36 तक आंध्र विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रहे। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में 1936 से 52 तक प्राध्यापक रहे। कलकत्ता विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले जॉर्ज पंचम कॉलेज के प्रोफेसर के रूप में 1937 से 1941 तक का कार्य किया। सन 1939 से 1948 तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय के चांसलर रहे। सन 1953 से 1962 तक दिल्ली विश्वविद्यालय के चांसलर रहे। सन 1964 में यूनेस्को में भारतीय प्रतिनिधि के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। सर्वपल्ली राधाकृष्णन की यह प्रतिभा थी कि स्वतंत्रता के बाद उन्हें संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य बनाया गया। वे 1947 से 1949 तक इसके सदस्य रहे। इसी समय वे कई विश्वविद्यालयों के चेयरमैन भी नियुक्त किए गए। अखिल भारतीय कांग्रेस जन यह चाहते थे कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन गैर राजनीतिक व्यक्ति होते हुए भी संविधान सभा के सदस्य बनाए जाएं। आजादी के बाद उनसे आग्रह किया गया कि वे मातृभूमि की सेवा के लिए विशिष्ट राजदूत के रूप में सोवियत संघ के साथ राजनीतिक कार्यों की पूर्ति करें। पंडित नेहरू ने इस चयन पर कई व्यक्तियों ने आश्चर्य व्यक्त किया कि एक दर्शन शास्त्री को राजनीतिक सेवाओं के लिए क्यों चुना गया। उन्हें यह संदेश था कि डॉक्टर राधाकृष्णन की योग्यताएं सौंपी गई जिम्मेदारी के अनुकूल नहीं है। लेकिन बाद में सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने यह साबित कर दिया कि मास्को में नियुक्त भारतीय राजनयिकों में वे सबसे बेहतर थे। वे एक गैर परंपरावादी राजनयिक थे। सन 1952 में सोवियत संघ से आने के बाद डॉक्टर राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति निर्वाचित किए गए। संविधान के अंतर्गत उपराष्ट्रपति का नया पद सृजित किया गया। नेहरू जी ने इस पद हेतु राधाकृष्णन का चयन करके पुनः लोगों को सौंपा दिया। उन्हें आश्चर्य था कि इस पद के लिए कांग्रेस पार्टी के किसी राजनीतिक का चुनाव क्यों नहीं किया गया। उपराष्ट्रपति के रूप में राधाकृष्णन ने राज्यसभा में अध्यक्ष का पदभार भी संभाला। सन 1952 में वे भारत के उपराष्ट्रपति बनाए गए। बाद में पंडित नेहरू का यह चयन भी सार्थक सिद्ध हुआ, क्योंकि उपराष्ट्रपति के रूप में यह एक गैर राजनीतिक व्यक्ति ने सभी राजनीतिकों को प्रभावित किया। संसद के सभी सदस्यों ने उन्हें उनके व्यवहार के लिए काफी सराहा। उनकी सादृश्यता, दृढ़ता और विनोदी स्वभाव को लोग आज भी याद करते हैं। हमारे देश के द्वितीय किंतु अद्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन 5 सितंबर को प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन समस्त देश में भारत सरकार द्वारा श्रेष्ठ शिक्षकों को पुरस्कार भी प्रदान किए जाते हैं। यद्यपि उन्हें 1931 में ब्रिटिश सरकार द्वारा सर की उपाधि प्रदान की गई थी, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात उनका औचित्य डॉक्टर राधाकृष्णन के लिए समाप्त हो चुका था।
जब वे उपराष्ट्रपति बन गए तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उन्हें 1954 में उन्हें उनकी महान दार्शनिक और शैक्षिक उपलब्धियों के लिए देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न प्रदान किया।